तो चलिए अभी मैं हल्का फुल्का आपको इलास्टिसिटी याद करा देता हूं। तो हमने देखा था कि बाबा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। और इसी के आधार पर हमने कई सारे सवाल किए थे। स्ट्रेस क्या था? इंटरनल फोर्सेस जनरेटेड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या था? चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अब बताइए क्या हमने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, पढ़ लिया है। पढ़ा है सर। तो चलो एक भारी भरकम पेट दर्द करने वाला सवाल, और ये सवाल अगर आपने सही से कर दिया तो महंगी वाली चॉकलेट दूंगा मैं आपको। तो एनीबडी हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी गेटिंग एक बड़ा वाला चॉकलेट, विल बी गेटिंग अ बड़ा 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 वाला चॉकलेट। तो यहां पर हमारे पास क्या है? दो रॉड हैं, है ना, हमारे पास क्या है? दो रॉड हैं। इस रॉड की लेंथ को मैंने कह दिया है L2, इस रॉड की लंबाई को मैंने कह दिया है L1। ठीक है, मैंने कह दिया कि इसका जो कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो है अल्फा 1। फिर मैंने कह दिया इसका जो एरिया है वो है A, और यंग्स मॉडुलस है दैट इज Y1। ठीक है, L1 इज व्हाट, मतलब जो ऑब्वियस सी चीजें हैं, ये है लेंथ, दिस इज कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, A is area, this is Young's modulus, this is Young's modulus। ठीक है, मैं बात करता हूं लेंथ L2 की। तो लेंथ L2 के लिए मैंने देखा तो दिस इज लेंथ L2, फिर ये कर दिया अल्फा 2, एरिया A को सेम रखा गया, और यंग्स मॉडुलस ये रहा Y2, है ना। ऑटोमेटिकली आप नोटेशन समझ गए होंगे, है ना। L2 मतलब क्या है? लेंथ L2 है। अल्फा 2 क्या है बताइए? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ना, लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, ए क्या है बोलो? एरिया है। अच्छा ठीक है, अब बताओ ये Y2 क्या है? यंग्स मॉडुलस। तो यहां पर मैं कहता हूं कि इनिशियली separation between two walls is L1 plus L2 and there is no force generated, मतलब कहीं से कहीं तक कोई फोर्स जनरेटेड नहीं है, सब कुछ आराम से बैठे हुए हैं। किसी में कोई स्ट्रेस जनरेट होगा क्या बोलो? नहीं सर, नहीं जनरेट होगा, यहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ है। चलो ठीक है, नाउ टेम्परेचर ऑफ एंटायर सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। एंटायर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमने इंक्रीज कर दिया है बाय टेम्परेचर डेल्टा टी। नाउ फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जंक्शन। जंक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना पाया जाएगा? जंक्शन दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। तो ये रहा जंक्शन। तो पूछा गया है ये जो जंक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना पाया जाएगा? व्हाट वुड द डिस्प्लेसमेंट बी? सर वो इनिशियली सेपरेशन बिटवीन के पास क्या है? इनिशियली सेपरेशन बिटवीन टू वॉल्स, दीवारों के बीच का गैप, ये जो गैप है हाँ सर, वो L1 प्लस L2 है, और साथ में कोई फोर्स कहीं से कहीं तक जनरेटेड नहीं है।
बोलो बाबा। बोलो। चलो क्या करना चाहिए, पहला स्टेप बताओ, आपका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए? चेंज इन लेंथ निकालनी पड़ेगी ना, एक्सपांशन हुआ है तो चेंज इन लेंथ L1 प्लस निकालनी। L2 की। ठीक है, L1 एक रॉड है, L2 एक रॉड है, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से उनकी लंबाइयां बढ़ने लगेंगी। लेकिन क्या दीवार के बीच का सेपरेशन चेंज होगा क्या? सर वो जंक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा लेकिन। नहीं होगा। तो दीवारों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन रॉड तो चाहती है कि लंबाई बढ़ जाए। तो क्या यहाँ पर दीवारें शिफ्ट हो जाएंगे? क्या क्या दीवारों को फर्क पड़ेगा क्या इसकी लंबाई बढ़ना चाहता है या नहीं चाहता? नहीं सर। नहीं नहीं पड़ेगा। इसका No, मतलब sir. लंबाई जो यहाँ पर यानी कि दोनों दीवारों के बीच का जो गैप है वो L1 प्लस L2 ही बना रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। चलो ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि यानी कि इसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आने वाला। नाउ द थिंग इज, नाउ द सिनेरियो इज कि यार लंबाई में अंतर नहीं आया, लेकिन रॉड जो है उसकी मतलब कुछ लेंथ में चेंज आ सकते हैं। हो सकता है ये जो जंक्शन है ये इधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि लेट द जंक्शन शिफ्ट बाय अमाउंट x। तो यहां पे सॉल्यूशन हमने लिखना शुरू किया। तो लेट द जंक्शन शिफ्ट बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू x। लेट द जंक्शन शिफ्ट बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू x। चलो यहां तक समझे क्या? ठीक है, अब बताओ, अब बताओ L1 तो इनिशियल लेंथ थी, टेम्परेचर चेंज करने के बाद में क्या ये L1 रॉड L1 लंबाई ही रखना चाहती है या लंबाई बढ़ाना चाहती है? बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपनी लंबाई बढ़ाना चाहती है, लेकिन क्या ये अपनी लंबाई को फ्रीली बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामने एक रॉड लगी हुई है और ये वाली रॉड भी अपनी लंबाई बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर दोनों रॉड के बीच में लड़ाई होगी, और लड़ाई में कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। एक अपनी थोड़ी सी लंबाई बढ़ाना चाहेगा तो उसकी बढ़ जाएगी, और दूसरे की लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि वो लंबाई बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। इतनी बात समझ में आती है? तो उसकी फिर कम हो जाएगी ना? तो एक की बढ़ जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी। समझे? हाँ। ओके। हाँ सर। नाउ अब मैं देखता हूं कि यहां पर इसकी अगर जंक्शन मैंने माना है x शिफ्ट हो गया, तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूं कि यार यहां पर ये जो रॉड थी ये अपनी लंबाई बढ़ाना चाहती थी, और लंबाई बढ़ा के मैंने यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, है ना, ये लंबाई बढ़ा के इतनी लंबाई बढ़ाना चाहती थी, और वो लंबाई कितनी थी? L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ सर। कोई भी रॉड के लिए डेल्टा L क्या लिखते हैं आप? L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी लिखते हैं। अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। हाँ। तो मैं देखता हूं कि इसकी रॉड की लंबाई कितनी थी? L1 थी, अल्फा अल्फा 1 था, और डेल्टा टी था। तो अगर कोई इसे रोकने वाला नहीं होता,
अगर कोई इसे रोकने वाला नहीं होता, ये अपनी मन मर्जी कर रही होती, अपनी अकॉर्डिंग अपनी लंबाई को चेंज कर रही होती, तो इसकी लंबाई कितनी चेंज होने वाली थी? L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसकी नेचुरल लेंथ कितनी हो जानी चाहिए थी? हाँ जी, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में रॉड कितनी लंबाई L1 अपनी खुद की रखना चाहती है? L1 प्लस L1 L अल्फा डेल्टा 2। नहीं नहीं अल्फा नहीं, डेल्टा L1 प्लस मैं कहता हूं कि डेल्टा L1 प्लस टी L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रॉड नंबर 1 कह देता हूँ, रॉड नंबर 1 अपनी लेंथ इक्वल्स टू कितना रखना चाहती है? L1 प्लस L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 डेल्टा टी, इतना रखना चाहती है। रॉड 1 अपनी लेंथ इतना रखना चाहती है, इतना रॉड की लंबाई को रखना चाहती है। ठीक है, अब बताइए डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रॉड नंबर 1 अपनी लेंथ कितना रख पाई? इक्वल्स टू कितना लेंथ रख पाई? जरा देखो इस डायग्राम को और बताओ। L2 माइनस L1 ना 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 L फाइनल माइनस L ना ना ना, हमने जंक्शन कितना शिफ्ट होता हुआ माना था? L1 प्लस X। हाँ, तो इसका मतलब जंक्शन यहाँ पहुंच गया है, तो रॉड की लंबाई कितनी हो गई? L1 प्लस एक्स हो गई है। समझे क्या? L तो डेल्टा टी टेम्परेचर हाँ, बढ़ाने के समझा। बाद में रॉड नंबर 1 अपनी लेंथ L1 प्लस एक्स रख पाई। सही है क्या इतनी बात? हाँ सर। चलो हाँ, ठीक सर। है, चलो ठीक हाँ है। सर। तो मैं यहां से अगर स्ट्रेन निकालना चाहूं तो स्ट्रेन क्या लिखा जाता है? दैट इज चेंज इन द लेंथ फ्रॉम द नेचुरल लेंथ डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ। तो आप ही बता दीजिए यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए? सर X बाय L1। कितना लिखना चाहिए बोलो? X बाय L1। नहीं बाबा, सर L1 प्लस X बाय L1 है ना, ध्यान रखना स्ट्रेन में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, ऊपर तो लिखता है चेंज इन लेंथ, और कौन सी लेंथ चेंज? कि बाबा फोर्स लगाने से पहले वाला लेंथ वो तो इनिशियल लेंथ होगा, और फोर्स लगाने के बाद में जो लेंथ होगा वो फाइनल लेंथ होगा। तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी है बोलो? L1 प्लस X। L1 प्लस X। L1 प्लस L1 माइनस L1 और फोर्स लगने से पहले, फोर्स सर, अगर L1 नहीं प्लस लगता तो X माइनस कितनी लेंथ L1 होती? प्लस L1 अल्फा L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी। वेरी गुड। अपॉन इनिशियल लेंथ बताओ क्या लिखूं? L1 प्लस L2। L1 प्लस L1 L1 प्लस L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर वो जो हाँ हाँ, इनिशियल पूछो लेंथ जो पूछो आपने पूछो। लिखी ना वो L1 चेन है, L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा की लिखा। क्योंकि सर वो हाँ, सर, वो नहीं समझा। हाँ क्यों मैं लिखा बता सर? रहा हूँ। देखो जो नीचे वाली लेंथ होती है वो होती है इनिशियल लेंथ, जो नीचे वाली लेंथ होती है वो होती है इनिशियल लेंथ। और इनिशियल लेंथ का मतलब क्या है? फोर्स अगर नहीं लग रहा होता तो उसकी कितनी लंबाई होती है ना। इनिशियल लेंथ मतलब क्या है कि अगर फोर्स नहीं लग रहा इनिशियल लेंथ होता मतलब तो उसकी कितनी लंबाई होती। ठीक है, हाँ सर। तो अगर तो फिर फोर्स, जब- अगर कोई इसको लेकिन जब- रोकने वाला नहीं होता, अगर कोई इसको रोकने वाला नहीं होता तो जरा बताइए इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए थी? L1 प्लस L1 अल्फा। हाँ, तो ये आ जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझे क्या? सर
सर लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होगा तो तभी फोर्स लगना स्टार्ट होगा ना, तभी तो force फिर लगना शुरू L1 होगा। प्लस क्यों लिखा फिर? हाँ सर, तो फिर आपने वो क्यों लिखा, इनिशियल लेंथ लिखे? आपने बोला ना फोर्स के पहले जो लेंथ होगी वो लिखना। देखो यहां पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं। यहां पर एक तो एक्सपांशन हुआ, थर्मल एक्सपांशन, और उस थर्मल एक्सपांशन की वजह से फोर्स जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे कि बाबा इसकी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करवाने के बाद में जो नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी, जो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करवाने के बाद में उसकी नेचुरल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, उतनी होनी चाहिए थी। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये आ जाएगा स्ट्रेन के लिखने के लिए इनिशियल लेंथ, कि बाबा कोई भी रोकने वाला अगर नहीं होता, कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा होता, तो इसकी लंबाई कितनी हो चुकी होती, इतनी हो चुकी होती। समझे क्या? हाँ सर, हाँ समझो सर। हाँ और अब फाइनल लंबाई देखें तो कितनी है, इतनी है। इज इट क्लियर? सर हाँ सर, समझा। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके बाद की बात है भाई। हाँ जी बच्चा, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में देखा कि इतनी लंबाई कितनी रखना चाहता है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में वो अपनी लंबाई इतनी रखना चाहता है, लेकिन कितनी रखे हुए पाई गई, वो तो हमारी इतनी रखते हुए पाई गई। ठीक है, समझा सर। हाँ सर। तो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू देखें तो यहाँ पर है प्लस L1, ये है माइनस L1, खलास। और फिर साथ में कितना आ चुका है, ये है x, और ये आ चुका है x माइनस L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी अपॉन L1 प्लस L1 इंटू अल्फा 1 डेल्टा टी। जरा ये बताइए कि ये वाली जो चीज है ये पॉजिटिव बनेगी कि नेगेटिव बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो अपन को क्या है ना, स्ट्रेन अपन पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं, डेल्टा टी से, है ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि स्ट्रेन को अपन पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन का अगर मैं मैग्नीट्यूड उठा लेता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। बोलो कोई समस्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो जिस तरीके से हमने यहाँ स्ट्रेन लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेन अगर लिख दिया है तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस की वैल्यू अगर जनरेट हो तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस y1 इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आ चुका है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू y1 का तो y1 रहा, और स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो एक रिलेशनशिप तो हमारा यहां पर बन चुका है, किसके लिए, रॉड नंबर 1 के लिए। अब बची कौन सी रॉड है, रॉड नंबर 2। तो रॉड नंबर 2 अगर बची हुई है तो चलिए रॉड नंबर 2 के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं। तो रॉड नंबर 2 की यहां पर एकदम शुरुआत में जो लंबाई थी वो कितनी हो चुकी है, L2 हो चुकी है ना, L2 हो चुकी है। एकदम शुरुआत में जो लंबाई थी, है ना, एकदम शुरुआत में जो लंबाई थी वो L2 हो चुकी है। चलो ठीक है, अब L2 हो गई, है ना, अब L2 हो गई। अब मैं क्या करता हूं कि इसको बोलता हूं कि बाबा इसकी लंबाई अब जंक्शन शिफ्ट हो गया, है ना, टेम्परेचर चेंज कर दिया, है ना, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो जंक्शन शिफ्ट हो गया। जंक्शन शिफ्ट हो गया तो वो L2 को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। तो इसकी फाइनल लंबाई कितनी हो जाएगी बाबा, L2 माइनस L2 माइनस एक्स। अच्छा बताइए, टेम्परेचर चेंज करने के बाद में इसकी लंबाई क्या मतलब खुद से ये क्या चाहता है, कितनी लंबाई हो जाए,
L2 plus L2 alpha 2 L2 L2 हाँ, alpha अरे delta t। वाह, वेरी गुड बच्चा। कि बाबा अगर ये सब कुछ फ्री होता, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता, तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद में मैं रॉड L2 के लिए अगर लिखता हूं, मैं रॉड L2 के लिए अगर लिखता हूं, L2 की बात की जा रही है, तो मैं कहता हूं कि टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के बाद, टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के बाद क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के बाद में अपनी कितनी लेंथ रखना चाहती है, लेंथ रखना चाहती है, कितनी लेंथ रखना चाहती है, वो हो जाएगी L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सही है क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और फाइनल लेंथ जो इसकी पाई गई, फाइनल लेंथ जो इसकी पाई गई सर वो L2 प्लस आएगा ना? वो कितनी आ जाएगी बोलो? फाइनल लेंथ जो इसकी पाई गई L2 minus x। L2 minus x। L2 माइनस एक्स। बीच में कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, बोलो। नहीं सर कुछ। हाँ जी। तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद में ये जो लेंथ बनाना चाहता है अपनी, वो इतनी लेंथ बनाना चाहता है, लेकिन कितनी बनती हुई पाई गई? इतनी बनती हुई पाई गई। क्या कोई बता सकता है ये दोनों लेंथ बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। अलग 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 है। तो सर ये अलग अलग क्यों होंगी, कोई बता सकता है क्या? लेंथ कम होगी ना सर? क्योंकि फोर्स तो लग आपके चुका दोनों है, वॉल के बीच में लेंथ कांस्टेंट रखना है। क्योंकि फोर्स लग चुका है, क्योंकि हमारे पास दीवार है और दीवार एक्सटेंड नहीं होना देना चाहती, तो फोर्स लगने वाला है, और फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर लंबाई हो चुकी है। तो मैं कहता हूं अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो इस रॉड की लंबाई कितनी होती बोलो? L2 1 plus L2 1 plus alpha delta t। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए थी बोलो? L2 माइनस H। L2 minus x। L2 माइनस। L2 minus x। तो यहाँ पर फाइनल लेंथ जो इसकी पाई गई है वो इतनी है, तो मैं कहता हूं कि फोर्स लगने की वजह से लंबाई में चेंज हुआ है। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन अगर लिखना चाहूं तो स्ट्रेन बता दो आप क्या लिखेंगे? सर x माइनस L2 अल्फा 2। ये फाइनल लंबाई तो आ गई इसकी L2 माइनस एक्स माइनस इनिशियल L2 minus x minus फाइनल इनिशियल अपन इनिशियल लेंगे। L2 1 plus alpha delta t। अपॉन नीचे वाला बताओ क्या लिखा जाएगा? L2 1 plus alpha delta t। Very good, ये आ जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir। ओके हाँ सर। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसका कैंसिल आउट जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो बताओ किस किस को हटा सकते हैं यहाँ से? यहाँ से इसमें स्ट्रेन नेगेटिव L2 को एक तो L2 cancel हो जाएगा। और एक ये L2, ये खत्म हो गया। और यहाँ से ये आ चुका है माइनस एक्स, और ये आ चुका है माइनस ऑफ L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, अपॉन नीचे में आ चुका है L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इतना बन चुका है। ये तो कौन आ गया? स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेन का ये माइनस माइनस है तो उसको माइनस को तो हटा दो, तो स्ट्रेन का अपन मैग्नीट्यूड अगर उठाने की कोशिश करें तो वो आ गया है x प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, इतना भी हमने कर लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेन आ गया तो क्या स्ट्रेस लिख सकते हैं क्या? तो अगर मैं स्ट्रेस लिखता हूं तो स्ट्रेस यहाँ पर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो सर यहाँ पर क्या ये फोर्स जो जनरेट हुआ, क्या ये पिछली बार हुआ था ये लेंथ L1 में, क्या वो फोर्स और ये फोर्स सेम है कि अलग अलग है? सेम रहेगा। सेम है। सेम रहेगा, क्योंकि एक ही दीवार है ना बाबा, तो फोर्स अपना सेम पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में फोर्स सेम रहा और एरिया भी सेम था, तो फोर्स अपॉन एरिया भी सेम आ गया। चलो ठीक है,
तो हमारे पास स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो इनमें संबंध किसका होता है बताओ? Stress is equal to इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। strain. तो स्ट्रेस तो आ चुका है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू y2, और स्ट्रेन हमारे पास बना है x प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो यहां से देखिएगा ये क्या आ चुका था, ये है फोर्स अपॉन एरिया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2, और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। तो मैं क्या यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो मैं लिख सकता Yes, sir. हाँ हूँ सकते सर। इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने दे दिया। 1 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना था? y1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन, ये आ जाएगा y1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू y2, और ये कितना आ जाएगा? x प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इज इट क्लियर? यस हाँ सर। ठीक है बच्चा। अब यहां से देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, जरा आप बताइए। x है सर। एक फाइंड करना सर। तो यहां से बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बाय सॉल्विंग अबव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट x, और अपना काम हो जाएगा। बाय सॉल्विंग अबव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट x। तो सर क्या अभी हम कैलकुलेट नहीं करने वाले x? नहीं बाबा नहीं, अपना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अपन है ना इसको ऐसे, बहुत बड़ा। हाँ तो अभी तो सर फिर पेपर अच्छा, में कैसे बहुत बड़ा। करेंगे? सर आप अभी इतनी शांति से बैठे हैं तब भी नहीं कर रहे, तो पेपर में तो हमारी बैंड ही बज जाएगी। अरे देखो बाबा, है ना है ना, हम आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो देखो बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, जेन्युइन का जवाब है इसका, और जवाब बड़ा सिंपल सा है, दैट इज कि यहाँ पर ये मान लीजिए आपको y1 की वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए L1 अल्फा 1 डेल्टा टी वगैरह की वैल्यू दे दी जाए, तो यहाँ पर एक नंबर बन जाएगा ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा कि समथिंग माइनस एक्स, मान लो 2 माइनस एक्स अपॉन समथिंग मान लो 3 शुड बी इक्वल टू समथिंग समथिंग, इस तरह से बन गया। तो वो सॉल्व करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो क्या ये बात? हाँ सर। तो जब आपको इन सभी वैल्यूज दे दी जाए, ये L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, इन सबकी वैल्यूज दे दी जाए, तो बहुत आसानी से, है ना, बहुत आसानी से वी कैन सॉल्व कि बाबा x की वैल्यू क्या होगी। तो ज़्यादा लोड मत लेना। अगर पेपर में सवाल आता है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कैलकुलेशंस में आपकी बैंड ना बच जाए, है ना, क्योंकि पेपर हम किसका ले रहे हैं? फिजिक्स का, है ना, पेपर हम मैथ्स का नहीं ले रहे हैं। तो जब कभी भी इस तरह से कुछ आएगा, जब कभी भी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा, तो आपको वैल्यूज दे देंगे, और वैल्यूज दे देंगे तो आपको काफ़ी आसानी से वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। डन 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 Done, sir. यस सर। ओके यस हाँ सर। सर समझा। ओके। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल कर लिया है। इसमें कोई भी समस्या हो बताओ। ऊपर जाऊं क्या, नोट करना है क्या? हाँ सर नोट कर। हाँ सर। लो जी बाबा। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से शुरू कर। सर दोनों रॉड के केस में फोर्स सेम कैसे रहेगा? क्योंकि बाबा ये फाइनली ऐसे रुका हुआ है। एक मिनट, अब मैं फाइनल डायग्राम बना दूं। जब ये फाइनली इस प्रकार से रुका हुआ है, सब कुछ स्टेशनरी है, तो सभी पर आने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो पाया जाएगा। इसका मतलब अभी एक बात तो ये क्लियर हो गई कि नेट फोर्स ऑन द रॉड इज जीरो। पहली बात तो ये रख गई। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये रॉड नंबर 1 है, ये रॉड नंबर 2 है। ये दोनों रॉड आपस में कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स लगेगा तो इस पर, रॉड नंबर 2 पर एक इस प्रकार से नॉर्मल फोर्स पाया जाएगा, और रॉड नंबर 1 पर इस प्रकार से नॉर्मल फोर्स पाया जाएगा। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ सर। क्या हाँ, sir, एक्शन action रिएक्शन reaction। पेयर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है क्या? हाँ सर। मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैग्नीट्यूड बराबर हाँ, होता है। sir। तो मैं कह सकता हूं कि रॉड में जो जनरेट होने वाला फोर्स है वो आपस में बराबर पाया जाएगा। डन।
यस सर। हाँ सर। तो अभी लो जी, नोट कर लो कहाँ था ये रहा। सर हाँ, अगर आप लेफ्ट साइड अगर दोबारा हो बोलो। रहा है, लेफ्ट साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा अज्यूम करते, तब भी सही भी बनता होगा, तब भी आप इक्वेशन बनाओ और सही बन जाएगा। यहाँ पर मैंने x को माना है कि ये राइट में शिफ्ट हुआ है। सर राइट में ही क्यों शिफ्ट हुआ है? राइट से आपको प्यार है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा ही। हो सकता है लेफ्ट में हो सकता है राइट में हो। तो Same मैंने answer आएगा इसे राइट में शिफ्ट होता हुआ मान लिया और उसके आधार पर मैंने इसको बताया है। आंसर तो सेम आएगा। आंसर तो अल्टीमेटली सेम है, ना अगर दोनों सेम मटेरियल हो गए तो नहीं होगा ना तब जंक्शन तो फिर शिफ्ट। शिफ्ट ही नहीं होगा बाबा। हाँ थोड़ा सर। नीचे लीजिए ना। हाँ जो ये लो नीचे ले लिया मैंने। और सर अगर क्वेश्चन में दे दिया, हाँ एक सर मिनट, ऊपर लो थोड़ा सा। अच्छा ऊपर लो तो ये लो, ठीक है इतना। नहीं सर और थोड़ा। और और सर थोड़ा सा। कि इसका यंग्स मॉड्यूलस इसके यंग मॉड्यूलस से ज्यादा है तो फिर कुछ। देखो दो चीजें हैं कि बाबा यंग्स मॉडुलस और अल्फा दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना। एक्स की वैल्यू जब हमने फाइनल इक्वेशन फाइनल जो लिखा है उसमें एक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है। उसमें देखो क्या क्या है, L1 पे है, साथ में अल्फा 1 भी है, साथ में यंग्स मॉडुलस y1 भी है। तो सिर्फ यंग्स मॉडुलस के आधार पर बोलना अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर अगर एरिया डिफरेंट लिया होता तो? एरिया डिफरेंट लिया होता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वो हमारे बस की बात नहीं रहती, इसीलिए हमने उस एरिया को सेम रखा है। सर अगर एरिया डिफरेंट होता तो हम वो इक्वेशन ला ही नहीं पाते थे ना। बड़ा मुश्किल हो जाता बाबा। हाँ सर। सर थोड़ा सा नीचे। सर थोड़ा सा ऊपर सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर वो एस्ट्रोनॉमी की ओलंपियाड में क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के ऊपर ज्यादा पूछते हैं और कैलकुलेशन बेस। दोबारा बोलो। सर वो एस्ट्रोनॉमी की बात कर एस्ट्रोनॉमी रहे हो ना? ओलंपियाड, हाँ सर उसमें क्वेश्चंस ग्रेविटेशन से ज्यादा पूछते हैं क्या? ग्रेविटेशन भी और साथ और में मतलब थ्योरेटिकल Calculation। पार्ट भी थोड़ा होता है ना, थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा होता है। तो अपनी नॉर्मल जो फिजिक्स है उसे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। आपने पेपर देखा है क्या इसका एस्ट्रोनॉमी का? हाँ सर उसमें वो जनरल क्वेश्चन मतलब वो एक पूछा था, लॉन्गेस्ट डे कौन से मंथ में हाँ रहता है इस वो भी ग्रह वो पूछा था। ग्रह ये फलाना ठिकाना, मतलब उसका अपने जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा संबंध नहीं होता है उसका। जनरल नॉलेज पूछते थे। हाँ वो नॉलेज बेस पर होता है, जनरल नॉलेज भी नहीं कहेंगे। फिजिक्स जो एस्ट्रोनॉमी वाली फिजिक्स होती है ना, सर नेक्स्ट स्लाइड।
उससे रिलेटेड होता है। हाँ सर अभी चैप्टर बाकी है सर इसमें, मतलब और क्या बोलो? टॉपिक्स बाकी है इसमें, और कितने टॉपिक्स बाकी है ये चैप्टर में? इसमें मुझे लगता है अपना अभी वो बाकी है, हीट ट्रांसफर बाकी है। ओके सर। फिजिक्स का 11th कब खत्म होगा सर? फिजिक्स का 11th अभी तो टाइम है बाबा, अभी काफ़ी कुछ है। तो सर हम रोटेशनल डायनामिक्स कब स्टार्ट करने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास के बाद में। मतलब सर बहुत टाइम है उसको। उसको अभी टाइम है बाबा, लेकिन इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि सिंस अपना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जो 11th है काफ़ी डिलेड शुरू हुआ है, तो अपन इसको ऐसे 11th ना सोच के 11th एंड 12th का कंबाइंड कोर्स सोचें। एंड अगले साल दिसंबर के आसपास में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर एंटायर सिलेबस, यानी कि क्लास 11th सर एंड 12th। जनवरी में पेपर रहता सर, हाँ जी, जनवरी में पेपर रहता ना? जनवरी में पेपर रहता है, यस। तो अगले साल के दिसंबर से पहले पहले ही, मतलब कि आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि दिसंबर, मतलब दिसंबर में आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि दिसंबर के एंड में करवा रहे हैं। तो सर हाँ, थोड़ा हाँ। नीचे। ये लो स्लाइड नीचे बाबा। सर सर ये स्टेज पे हम फिजिक्स ओलंपियाड को क्रैक कर सकते हैं, मतलब अभी जैसा चल रहा है? अभी फिजिक्स ओलंपियाड अगर जेन्युइनली बताऊं तो उसके लिए सिलेबस अपना थोड़ा कम चल रहा है। मतलब फिजिक्स ओलंपियाड में जो सिलेबस मांगते हैं वो रोटेशन और सेंटर ऑफ मास वगैरह चाहिए मांगते हैं। तो पेपर कब है पहले तो ये बताओ। लेकिन टाइम है सर फरवरी में, लेकिन अभी बढ़ भी सकता है। अच्छा, फिर तो हो जाएगा बाबा, फिर तो कर सकते हो, फिर कोई लोड नहीं। अगर फेब्रुवरी है ना, क्योंकि मुझे याद था फिजिक्स ओलंपियाड नवंबर एंड दिसंबर जनवरी, इस दिसंबर की शुरुआत में, ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को। तो अगर आपको ये है कि भैया फेब्रुवरी है, फिर तो कोई लोड नहीं, फिर तो हो जाएगा तब तक। हाँ सर। सर क्वेश्चन लेवल आईआईटी से ज्यादा होता है क्या? क्वेश्चन का क्या लेवल? लेवल? देखो फिजिक्स ओलंपियाड के 2 स्टेजेस होते हैं जो इंडिया में होते हैं ना, उसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो कहा जाता है उसको कहा जाता है मतलब आप कह सकते हैं कि उसका जो लेवल होगा वो जेई मेंस या नीट लेवल होगा, है ना। उसमें आपकी टेस्टिंग की जाएगी एक्यूरेसी, कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप कितने अच्छे से कर पाएँ, वो चेक की जाएगी, है ना। प्राइमरी कंसर्न वुड बी योर एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरी जो कंसर्न, दूसरा जो लेवल रहेगा वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज लेवल पर, कितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज है। तो जो फर्स्ट वाला पेपर रहता है उसमें जितना मुझे याद आ रहा है वो होते हैं 2 घंटे में 2 आवर 70 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट, 2 आवर्स, है ना, 70 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, ये आपको करने होते हैं। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। इसको जब आपने क्लियर कर दिया तो फिर आप जाएंगे पेपर 2 में, जिसे INPHO भी कहा जाता है, INPHO, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड। इसमें आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, अराउंड 6 या 7 सवाल मिलते हैं, 6 या 7 सवाल, और 3 घंटे का टाइम होता है। और ये अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप जाएंगे कैंप में। एक कैंप होता है, मुंबई में होता है शायद, अब मैं भूल रहा हूँ, वो भाभा सेंटर वगैरह कहीं पर होता है। तो कैंप में जाएंगे आप, मान लीजिए यहाँ से टॉप 20-25 जो बच्चे होंगे, 25 स्टूडेंट्स जो यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, उन 25 स्टूडेंट्स को कैंप में एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, सब कुछ सिखाया जाएगा, और उस कैंप में से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या 5 या 10 लोगों को जहाँ पर कहीं पर भी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हो रहा है वहाँ पर लेके जाया जाएगा। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी एडवेंचरस प्रोसेस है, और एक बार आपका ये हो जाए, मतलब ठीक ठाक सा सिलेबस हो जाए, तो मैं आपको पेपर भी देने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, है ना। एक बार ये हो जाए बस,
अपना ठीक ठाक से सिलेबस हो जाए, यानी कि जनवरी तक मुझे लगता है कि अपन इसका पेपर देने के कैपेबल हो जाएंगे, है ना। एक बार और याद दिला देना तो अपन कर भी लेंगे। डन डन। हाँ सर हो गया। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है कैलोरीमेट्री, थर्मल थर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन, थर्मल इलास्टिसिटी। एक्सपांशन, नेक्स्ट हम देखेंगे हीट Elasticity. ट्रांसफर। न्यू चैप्टर है सर। हाँ जी बच्चा, न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। तो देखो हीट ट्रांसफर में क्या है? हीट ट्रांसफर, हीट के बारे में हमने बात करी थी। हीट क्या है बोलो? टाइप ऑफ एनर्जी। नो, हीट को डिफाइन किया था कैलोरीमेट्री में, डिफाइन किया था। ऑफ एनर्जी विद चेंजेस टेम्परेचर। थोड़ा और बेटर करो, शायद आप गलत सोच रहे हैं। जिस एनर्जी हॉटनेस और कोल्डनेस। एक बच्चा बोलो कोई। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नहीं रे बाबा। सर जिस एनर्जी की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिल्कुल सही है ना। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो दैट वुड बी हीट, है ना, दैट वुड बी हीट। नाउ अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। तो एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर्स आर देयर, है ना, डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर। और जिसमें कि सबसे पहले वेज ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हम लिखें तो सबसे पहला आता है कंडक्शन। कंडक्शन की मदद से हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन, है ना, जिसमें से ये दोनों सिलेबस में है, ये नॉट इन आवर सिलेबस। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में कौन आता है? कंडक्शन और रेडिएशन। हालांकि कन्वेक्शन की भी हल्की फुल्की बात करेंगे, लेकिन हाँ इतनी डेप्थ में इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे होंगे। सर ये 12th में है क्या फिर? नहीं बाबा, हमारे 11th और 12th के सिलेबस में ही नहीं है। इंजीनियरिंग में अगर आप जाएंगे तब जाके आप इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं पढ़ने वाले। ओके, तो चलो अब काम क्या होता है लेकिन वो? हाँ, क्या बोल रहे क्या होता है लेकिन वो? क्या होता है? अभी रुक तो जा, मैंने बताया ही नहीं, ना तो कंडक्शन बताया ना रेडिएशन बताया। जब बताऊंगा तो रुक तो जा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में वंस अगेन हम कर क्या रहे हैं? हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा दैट वुड बी हीट, दैट वुड बी हीट ट्रांसफर। तो मैं देखता हूं कि बाबा हीट ट्रांसफर अगर हुआ तो हीट ट्रांसफर का पहला तरीका जो हम देख रहे हैं दैट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमने देखा कि मान लीजिए कंडक्शन के लिए हमने किया कंडक्शन, इसकी शुरुआत अगर हमने करी तो ये रही हमारी रॉड। रॉड को हम कर रहे हैं गरम, यहां पर हमने फ्लेम लगा दी, यहां पर हमने फ्लेम लगा दी। और इसको गर्म करने के बाद में अगर मैं यहां पर पकड़ता हूं, इधर यहां से ऐसे पकड़ा हुआ था मान लो ना, ये ऐसे ऐसे, ये अपना हाथ है ना, ऐसे पकड़ा हुआ था। तो बताओ क्या अपने हाथ को ये जो मेटल रॉड थी, क्या अपने हाथ को ऐसे ये गर्म करेंगी कि नहीं करेंगी?
करेगी सर। करती है करेगी है सर। ना। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जब अपन खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम जब उसको ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे कुछ बनाते टाइम, जैसे सब्जी बना रहे हैं इधर, तो उधर चम्मच से ऐसे रख दिया चम्मच, तो चम्मच अपने हाथ को गर्म कर देता है ना, ऐसा कर देता है। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं ना, हैंडल जो रखते हैं वो प्लास्टिक का हैंडल रखते हैं ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो ना। कभी नोटिस किया होगा, जैसे कुकर का हैंडल होता है, देखा है ना आप लोगों ने, हाँ सर, वो ब्लैक कलर तो वो ब्लैक कलर का, तो वो है। प्लास्टिक का होता है ताकि वो गर्म ना हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बाबा यहाँ से मैंने फ्लेम लगा दी, मेटल रॉड को गर्म कर रहा है, मेटल रॉड को गर्म कर रहा है, तो अपने हाथ को एकदम से गर्म लग जाएगा। नाउ चलिए सोचते हैं कि यहाँ पर ये हो कैसे रहा होगा। तो मैंने याद है आपको बताया था कि जब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, दो बॉडीज जिसमें मैंने कहा कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करें कि टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या है और टेम्परेचर कम का मतलब क्या है। टेम्परेचर ज़्यादा अगर होगा तो क्या मतलब है, बोलो। उसमें के पार्टिकल्स ज्यादा ऑसिलेट करेंगे। हाँ सर। ये हुई ना बात। अगर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा तो उसकी रैंडम ऑसिलेशन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये समझ रहे हो, ये मैंने टेम्परेचर के टाइम पे भी बताया था, हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूँ, है ना, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उसको कंपेयर करते हैं ठंडे टेम्परेचर या कम टेम्परेचर वाली बॉडी से, तो उनके बीच में अंतर किस बात का आएगा, उनके बीच में अंतर आएगा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके पार्टिकल्स के पास में रैंडम ऑसिलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा पाई जाएगी। रैंडम ऑसिलेशंस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैंने फ्लेम को रखा, तो फ्लेम यहाँ के पार्टिकल्स को करेगी गरम कर दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके आसपास की जो ऑसिलेशन की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब इसके नियर बाय जो पार्टिकल्स थे वो तो ठंडे थे। अब नियर बाय पार्टिकल्स जब ठंडे थे तो मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये पार्टिकल 1 ने जो ऑसिलेशन किया उसकी वजह से पार्टिकल 2 से टकराया होगा। 2 से टकराया तो 2 की ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ा दी होगी। 2 की ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ गई तो ये भी ऑसिलेट करने लग गया। ये ऑसिलेट करने लगा तो पार्टिकल नंबर 3 जो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था उसकी एनर्जी भी बढ़ने लग जाएगी। और ऐसी ये चेन रिएक्शन होते 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 जो सारे के सारे पार्टिकल्स थे उन्हीं की ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ा देगा। और ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाबा दिस वुड बी द सिनेरियो। ये एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाया कि कंडक्शन होता क्या है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो देखो यहां पर बैठा हुआ है, ये है क्लास में मैं सबसे सामने बैठा हुआ हूं इधर, और ये लास्ट बेंच पर कोई बैठा हुआ है ना, कोई बैठा हुआ है, और ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इसको नंबर 1 कह दिया, नंबर 2 कह दिया, नंबर 3 कह दिया, नंबर 4 कह दिया, नंबर 5 कह दिया, और इसको मिस्टर ए कह दिया। अब देखो जैसे क्लास में मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और मिस्टर ए ने कुछ बदमाशी कर ली, है ना, मिस्टर ए ने मैंने बदमाशी कर ली। तो अब बदमाशी कर ली तो उसको पनिशमेंट देने का मेरा मन कर रहा है। तो मन करने का मतलब क्या है? तो मैं एक तरीका तो ये है कि भैया मैंने क्या किया कि नंबर 1 को थप्पड़ जड़ दिया एकदम मस्त तरीके से। मैंने बोला पीछे जड़ दे दो। तो नंबर 2 को 1 ने 2 को जड़ दिया थप्पड़, 2 ने 3 को जड़ दिया, 3 ने 4 को जड़ दिया, 4 ने 5 को जड़ दिया, और 5 ने फाइनली ए को एकदम चपाट से लगा दिया। तो दिस इज वन वे टू पनिश पार्टिकल ए। यानी कि मेरे पास से जो मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरे पास से जो एनर्जी है वो ए तक पहुंच गई। कैसे? बीच के सभी पार्टिकल से होते हुए ए तक पहुंच गई। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। तो ये जो सभी पार्टिकल्स जो ऐसे सीक्वेंस से गर्म करते पार्टिकल जो डिस्टर्ब होते आ रहे हैं, ऐसे सीक्वेंस से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, तो इसे कहा जाएगा कंडक्शन। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस मेटल रॉड में देख सकते हैं। क्या दोनों को आपस में रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। अब दूसरा एक तरीका है,
है ना, दूसरा एक तरीका है जिसमें कि भैया मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया कि पूरी क्लास के कान गर्म करने से अच्छा है मैं खुद चला जाऊं उधर और चपाट से इसको चिपका दूं, है ना, एक तरीका ये है। तो यहां पर देखिए जब मुझे एनर्जी देनी थी तो मैं खुद एनर्जी लेकर अपनी जगह से यहां पर चला गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले वाला सिनेरियो था, पहले वाला सिनेरियो जिसके सब पूरी क्लास के कान गर्म हुए थे, इसमें बताइए पार्टिकल 1 या स्टूडेंट 1 अपनी जगह से मूव किया क्या? नहीं सर। क्या पार्टिकल 2 या स्टूडेंट नंबर 2 अपनी जगह से मूव किया क्या? नहीं सर। तो मैं देखता हूं कि कंडक्शन के अंदर में पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है क्या अपनी जगह से? नहीं सर। तो कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम देयर ओन प्लेस बट एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। दूसरा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है ना कि पार्टिकल खुद जाके एनर्जी दे के आएगा। जैसे मैंने क्या करना था, मुझे मारना था ए को, तो मैंने क्या कर देना, एकदम पास में गया और चमाट से इसको चिपका दिया। तो मैं खुद अपनी एनर्जी लेके ए के पास में गया और उसको एनर्जी देके वापस आ गया। तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, लेकिन पार्टिकल भी अपनी जगह से मूव किया है ना, पार्टिकल भी अपनी जगह से मूव किया है। तो दिस इज वन वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? करेंगे। कन्वेक्शन का मैं अगर जवाब आपको एग्जांपल दूं कि कन्वेक्शन क्या होता है, तो आपने दूध बॉईल करते हुए देखा है क्या घर पे कभी? हाँ सर। तो देखो Yes, sir. दूध को ऐसे मैंने ये रख दिया, दूध को मैंने इधर यहाँ पर ये मेटल बर्नर रखा है, बर्नर को मैंने जला दिया तो मेटल का भी देखना क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स थे दूध के वो ज़्यादा टेम्परेचर अक्वायर कर लेंगे और वो क्या करते हैं कि ऐसे यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ऐसे तुमने सुना होगा ना, उकड़ी फुट गई, ऐसा कुछ सुना होगा ना। तो बाबा यहाँ पर देखा होगा कि ऐसे एक थोड़ा ये ऐसे बनना शुरू हो जाता है, दूध है ना ऐसा मूव करना शुरू हो जाता है। आप देखोगे एकदम ऊपर ही ऊपर, टॉप की बात कर रहा हूँ, सरफेस पर हाँ सर। है ना। अब अगर किसी ने दूध गर्म नहीं किया तो करना, देखो समझ जाओगे। तो अब होता क्या है कि जैसे ये गर्म दूध के पार्टिकल यहाँ आएंगे तो सराउंडिंग ये एयर के साथ में कांटेक्ट में आएंगे और वो क्या कर देंगे, एयर को एनर्जी देके फिर ठंडे होके वापस चले गए। तो यहाँ पर दूध के पार्टिकल क्या होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ऐसे रोटेशन चल रहा होता है कि यहाँ पर गर्म हुए ऊपर चले गए, हवा के कांटेक्ट में आए तो ठंडे हो गए तो फिर नीचे आ गए तो यहाँ पर कांटेक्ट में आए तो फिर गर्म हो गए तो हवा के कांटेक्ट में आए तो फिर ठंडे हो गए। तो ऐसे एक साइकिल चलती जाती है, समझ रहे हो ये बात को? तो इसका मतलब यहाँ जो मुझे हीट ट्रांसफर करनी है एक पॉइंट से दूसरे तक, उसमें क्या हो रहा है कि मीडियम के पार्टिकल्स खुद ट्रैवल करके एनर्जी देने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो ये कौन सा हो जाएगा? दिस वुड बी कन्वेक्शन, है ना। तो बाबा अभी कन्वेक्शन को और डेप्थ में जानेंगे, अभी अपने पास थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, तो आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके